अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है और ये स्टोरी हमें नदीम साहब ने कराची से शेयर की है। ये कहानी बेसिकली उनके परदादा की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब 1940s चल रहा था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। इससे पहले हम नदीम साहब के परदादा की इस कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक तो सबसे पहले इस ऑडियो को लाइक कर दें और कोशिश करें कि तमाम लोग मिलके कम से कम 100 लाइक्स का जो टारगेट है वो पूरा करें। मेरे जो परदादा थे बेसिकली वो इंडियन पंजाब में एक छोटे से गांव में रहा करते थे। अब ये जो गांव था ये आबादी से ना सिर्फ कटा हुआ था बल्कि इस गांव के अतराफ में थोड़े बहुत जंगलात नुमा एरिया मौजूद था। और यहाँ पे जितने भी लोग रहा करते थे, जाहिर सी बातें उस दौर में ना ही इतनी कोई लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम था, ना ही सड़कें वगैरह मुकम्मल तौर पे बाज़ाब्ता मौजूद थी। बस कच्चे पक्के रास्ते थे जिन पे गुजर के ये लोग आना जाना किया करते थे। इस गांव के लोगों का जब भी किसी दूसरे शहर या दूसरे गांव जाना होता तो इनकी कोशिश हुआ करती थी कि ये मगरिब से पहले पहले यहाँ पे वापस पहुँच सकें। और अगर इनको दूसरे शहर में दूसरे गांव में देर लग जाती तो इनकी कोशिश हुआ करती थी कि रात वहीं पे स्टे करें और अगले दिन यानी कि सुबह होने के बाद वापस आ जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो ट्रेंड आप सेट करते हैं उस ट्रेंड को कभी ना कभी आपको तोड़ना होता है या फिर आप कह सकते हैं कि तोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ इनके परदादा के साथ हुआ। ये बताते हैं कि ऐसा हुआ कि इनके परदादा किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। वहाँ से वो टाइमली वापस निकले और जब वो वापस निकले तो इससे पहले ये अपने गांव की तरफ पहुँच पाते रास्ते में हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई। अब जब ये बारिश शुरू हुई तो इसका जो अंदाज था या इसका जो आगाज़ था बहुत स्लो स्लो था। लिहाजा इनके जो परदादा थे वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन देखते ही देखते अगले आधे पौन घंटे में ये जो बारिश थी इस कदर बढ़ती चली गई कि अब परदादा को एहसास हो रहा था कि ये जो बारिश है ये इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर मैं मज़ीद आगे बढ़ूंगा तो ना सिर्फ मेरी जान को ख़तरा होगा बल्कि इतनी रात में इस बारिश में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। अब पुराने दौर के लोग थे, इन्होंने आगे पीछे का जायज़ा लिया और इन्होंने देखा कि करीब ही एक बहुत बड़ा सा पीपल का दरख्त मौजूद है। इस दरख्त के नीचे पानी जो है वो कदरे कम आ रहा था। लिहाजा मेरे परदादा ने उस दरख्त के नीचे जाके खड़ा होना बेहतर समझा। परदादा बताते हैं कि देखते ही देखते ऐसा लग रहा था ये जो बारिश है वो मज़ीद कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। यानी ये बात तो कंफर्म थी कि आज पूरी रात शायद इस दरख्त के नीचे न सिर्फ गुजारनी होगी बल्कि इस खौफनाक जंगल नुमा एरिया में इस पूरी रात स्टे करके इसके अंधेरे से या इसके खौफ से मुकाबला करना होगा। अब जाहिर सी बातें पुराने दौर के लोग थे तो ना ही हिम्मत हारनी थी बल्कि इस मौसम का इस रात का मुकाबला करना था। खैर परदादा बताते हैं कि अभी मुझे बैठे हुए 10 या 15 मिनट गुजरे होंगे कि अब ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते बारिश की रफ्तार एकदम से कम होना शुरू हो गई है। और ऐसा ही हुआ कि अगले आधे पौन घंटे में ये जो बारिश थी मुकम्मल तौर पे थम चुकी थी, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हालांकि जो बारिश थी वो इतनी देर नहीं चली थी, लेकिन जितनी भी देर बारिश हुई थी ये बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ हुई थी। खैर परदादा बताते हैं कि मैंने काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया और मेरा ख्याल था कि जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके उजाला होना यानी फजर की नमाज के बाद का टाइम होना शुरू होगा तो मैं फिर दोबारा से अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। इसी दौरानी में जबकि हमारे परदादा उस दरख्त के पास बैठे हुए थे, उनको ऐसा लगा कि मुख्तलिफ लोगों के बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ये जो आवाज़ें थीं ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो किसी महफ़िल के अंदर मौजूद हैं और शायद किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर किसी ख़ास बात पे मुसलसल बातें कर रही हैं। परदादा बताते हैं कि जब मैंने इन आवाज़ों पे इन बातों पे गौर करना शुरू किया तो कभी ऐसा लगता कि राइट साइड से, कभी लेफ़्ट साइड से, कभी फ्रंट से और कभी बैक से ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फाइनली अब दादा को लग रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं एग्जैक्टली उस दरख्त के ऊपर की तरफ से आ रही हैं, यानी कि जहाँ पे जिस दरख्त के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ। और वाकई में जब इन्होंने गौर किया और आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की तरफ देखना शुरू किया
तो परदादा बताते हैं कि मैंने देखा कि ये जो दरख्त था, इस दरख्त की मुख्तलिफ़ शाखों के ऊपर 3 या 4 औरतें बैठी हुई थीं। अजीब बात ये थी कि जो तीनों चारों औरतें थीं, इस अंधेरे में भी इनके जो चेहरे थे, ऐसा लग रहा था अजीब तरीके से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानकुन बात ये थी कि ये तीनों औरतें एक तो इस बारिश में या इस मौसम में उस दरख्त के ऊपर ना सिर्फ बैठी हुई थीं, बल्कि अब गौर करने पे अंदाज़ा हो रहा था जैसे इनके जो बाल हैं ये बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े और बहुत ही घने बाल हैं। अजीब बात ये थी कि इनके जो पाँव थे वो ना सिर्फ नीचे की तरफ लटके हुए थे, बल्कि इनके पाँव कुछ टेढ़े से मुड़े हुए से महसूस हो रहे थे। परदादा बताते हैं कि जब मैंने इनके पाँव पे या इनके जिसामत पे मज़ीद गौर किया तो मुझे बचपन में सुना हुआ एक किस्सा याद आया। उस दौर में यानी बचपन में मुझे किसी ने एक किस्सा सुनाया था कि अगर रास्ते में कोई इस तरह की औरत या इस तरह की मखलूक़ात आपको नज़र आती हैं जिनके पाँव उल्टे या टेढ़े हों, तो 90% चांस हुआ करता है कि जिस मखलूक से आप मुखातिब हैं या जो मखलूक आपके एग्जैक्टली सामने की तरफ मौजूद है, इसे पिछल पैरी या चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। अब पुराने दौर के हिसाब से बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मशहूर थी। पहले ये भी कहा जाता था कि अगर इस तरह की मखलूक़ात आपके सामने आ जाएं, अगर आप आँख जला दें तो आँख के जलाने से ये मखलूक़ात गायब हो जाया करती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब क्योंकि जलाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी और बारिश की वजह से सब गीला गीला महसूस हो रहा था, लिहाजा एक और बात थी जो परदादा बताते हैं कि मैंने अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से सुन रखी थी कि अगर कभी भी इस तरह की मखलूक़ात से आपका सामना हो जाए तो आप अपने पाजामे को या अपनी शलवार को उतार के कंधे के ऊपर रख लें। कहा जाता है कि इस तरह की जो मखलूक़ात हैं, ऐसा करने पे वहाँ से गायब हो जाया करती हैं। यकीनन आप लोगों को ये एक अजीब बात लग रही होगी, लेकिन अगर आप अपने दादा से, परदादा से, नाना से, बुज़ुर्गों से इस तरह की बातें करें या इस तरह के किरदार के बारे में या इस तरह करने के बारे में पूछें, तो यकीनन इसकी एक रिच हिस्ट्री है जो कि बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर मौजूद है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जब मेरे परदादा ने ऐसा ऐसा किया तो वाकई में ये तीनों जो मखलूक़ात थी, जो भी चुड़ैलें थीं या जो भी औरतें थीं, वहाँ से ऐसा लगा देखते ही देखते गायब हो चुकी हैं। खैर, वहाँ से मेरे परदादा बताते हैं कि मैंने मज़ीद आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि पानी मौजूद था, बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जब मैं फ़ाइनली अपने गांव पहुंचा तो वो फजर की नमाज के बाद का टाइम था और वहाँ पहुंचने के बाद मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। मेरा नाम खुर्रम है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा ख्याल है कि 2001 का एंड था, या आप कह सकते हैं कि 2002 जनवरी चल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस दौर में रीजेंट प्लाजा के सामने जो बिल्डिंग मौजूद थी, उस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस के अंदर जॉब किया करता था। वैसे तो जो मेरे वर्किंग आवर्स थे वो सुबह 9 से शाम 5 तक के थे, लेकिन कभी कभी मीटिंग की वजह से या किसी भी एनुअल फंक्शन की वजह से अक्सर ऐसा होता था कि जो हमारे बॉसेस थे वो हम सब लोगों को अपने ऑफिस में रोक लिया करते थे। अच्छी बात ये थी कि जो हमारे बॉस थे वो ना सिर्फ रोकने के बाद हमें खाना वगैरह खिलाते थे, बल्कि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती थी। वैसे ही उस रात हुआ कि मैं अपने बॉस के कहने पे ऑफिस में रुका हुआ था और मेरा ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 11, साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं बाहर निकलूंगा तो F11 जो कि बड़ी मशहूर बस थी वो मुझे खैरियत से मिल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती, जब मैं वहाँ से फ्री हुआ तो रात के तकरीबन 12:30, 1 बजे का टाइम हो चुका था और जब मैं वहाँ से चलता हुआ गोरा कब्रिस्तान के सामने आया, यानी जहाँ से वो F11 बस गुजरा करती थी, जब मैं वहाँ पे आके खड़ा हुआ तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। इत्तफाक से ना ही कोई बस नजर आई और ना ही कोई दूसरी बस का इंतज़ाम हो सका। अब जाहिर सी बात है, मुझे पैसे तो मिले थे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं किसी भी तरह लिफ्ट लेके बस में किसी भी सस्ते रास्ते से खैरियत के साथ अपने घर पहुंच सकूं और जो पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं वो अपनी माँ के हाथ पे रख सकूं। जाहिर सी बात है, हम लोअर मिडिल क्लास लोग थे और हमारे लिए 1000 रुपये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। खैर, जब तकरीबन 2:15, 2:30 बजे का टाइम हो गया और मुझे कोई भी बस नहीं मिली, तो मुझे क्योंकि लियाकताबाद जाना था
तो मैंने वहाँ से पैदल कारसाज की तरफ चलना शुरू किया। इत्तफाक से मेरा ख्याल है कि मैं कुछ देर ही चलाऊँगा, पीछे से एक बाइक वाला आया। मैंने उसको लिफ्ट का इशारा किया तो वो कहने लगा कि भाई ये जो कारसाज मोड़ है मैं यहाँ तक जाऊँगा, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि उसके बाद मुझे मलीर की तरफ जाना है। खैर मैंने उस शख्स से न सिर्फ लिफ्ट ली, बल्कि लिफ्ट लेने के बाद उसने मुझे कारसाज मोड़ पे, यानी जहाँ से अंदर की तरफ रोड जाया करता है, वहाँ पे उतार दिया। अब जब उस शख्स ने मुझे वहाँ पे उतारा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरा तकरीबन 20% रास्ता कवर हो चुका था। अब मुझे यहाँ से जेल चौरंगी, फिर हसन स्क्वायर और फिर लालू खेत की तरफ रवाना होना था। खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इस कारसाज रोड पे आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था और मैं कारसाज रोड से एग्जैक्टली सीधा जा रहा था। इत्तफाक से दूर दूर तक ना ही कोई मौजूद था और ना ही इत्तफाक से यहाँ से कोई बाइक गुजर रही थी। इसी रोड पे चलते चलते अगर आप लोगों ने देखा हो कि लेफ्ट साइड पे उस दौर में भी एक बहुत बड़ा सा पेड़ मौजूद था, और अच्छी बात ये थी कि इस पेड़ के बराबर में एक दो पान वाले या खोखे वाले उस वक्त भी खड़े हुआ करते थे। खैर जैसे ही मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो इत्तफाक से ये जो भी पान वाला था ये अपनी शॉप को या अपने इस ढाबे को बंद करने के बाद वापस जा चुका था। अब जैसे ही मैं इस पान वाले के पास से या इस दरख्त से मज़ीद आगे की तरफ बढ़ा तो जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई सी आती है और रोड ऊपर की तरफ चढ़ा करता है। तो वैसे ही जब मैं उस रोड से या उस चढ़ाई से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि लेफ़्ट साइड पे जो एक और नीम का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में कोई तैयार होकर खड़ा हुआ है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है या फिर कोई लड़की है जो कि ना सिर्फ तैयार हुई हुई है, बल्कि उसने बाकायदा सफ़ेद कलर का शादियों वाला लिबास पहन रखा था। उसका चेहरा इस कदर गोरा था या इस कदर वाइट था कि दूर से ही बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे मैं उसके मज़ीद करीब पहुंचा तो मैंने सोचा कि इससे पूछता हूँ कि इतनी रात में यहाँ पे ये क्या कर रही है। इससे पहले कि मैं उस औरत से या उस लड़की से कोई सवाल करता तो मेरी जब उस लड़की पे मुकम्मल तौर पे नज़र पड़ी तो ऊपर से नीचे तक वो ना सिर्फ तैयार हुई हुई थी, बल्कि उसने प्रॉपरली बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी या किसी फंक्शन से वापस आ रही है। इसी दौरानिए में जब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी नज़र उस औरत के पाँव की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए पाँव हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव पे 5 के बजाय 3 उंगलियां, जो कि लंबी लंबी सी उंगलियां थीं, वो मौजूद हैं। और हैरान कुन बात यह थी कि इतना गोरा रंग होने के बावजूद ऐसा लग रहा था उसके पाँव के हिस्से में या उसके पैरों के हिस्से में बेतहाशा लंबे लंबे काले काले बाल मौजूद हैं। अब जैसे ही मैंने एक दफ़ा फिर से इस औरत के पाँव की तरफ गौर किया तो उस औरत ने एकदम से मुझे देख के हंसना या मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी औरत यहाँ पे खड़ी हुई है ये कम से कम इंसान नहीं हो सकती। खैर मैंने वहाँ से दौड़ लगाना शुरू की और जैसे तैसे करके जब मैं एग्जैक्टली नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने पहुँचा तो अल्लाह का शुक्र है कि इत्तफाक से पीछे से एक बाइक वाला आ गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस बाइक वाले को भी लियाकताबाद की तरफ जाना था, तो मैंने हाँफते काँपते जैसे तैसे उस आदमी से बातचीत की और उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक मखलूक मेरे पीछे लगी हुई है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस आदमी ने न सिर्फ मुझे मेरे घर के बिल्कुल सामने छोड़ा, बल्कि घर में छोड़ने के बाद भी वो काफ़ी देर तक मेरे पास रुका रहा। मेरा ख्याल है कि इस वाक़ये के तकरीबन 7 या 8 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा था और मैंने उसके बाद से रात के औकात में इस रास्ते से गुज़रने से तौबा कर ली थी।